जो कि है इज़राइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। पहले तो इज़राइल पैलेस्टाइन का इश्यू चल रहा था, अब वो थोड़ा शिफ्ट होके इज़राइल और ईरान पे चला आया है। तो उस पे मैं ज़हक जी आपसे चाहूँगी कि आप हमें समझाएँ सब कुछ बिल्कुल बेसिक से। हम इसको यूजुअली पॉलिटिकल एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, मगर इसमें डीप डाउन जो है रिलीजियस एंगल बहुत ज़्यादा है। नमस्ते, स्वागत है आपका इंडिया दिस वीक में। मैं हूँ आपकी होस्ट आमना बेगम अंसारी और आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है ज़हक तनवीर और आप इनको पहले से जानते हैं, ट्विटर पे इनके काफ़ी फॉलोअरशिप है और ये एक्सपर्ट है काउंटर टेररिज्म में। इसके अलावा इन्होंने मिल्ली क्रॉनिकल स्टार्ट किया है, उसके ये फाउंडर भी हैं। मैं थोड़ा टाइम ज़हक जी को दूँगी अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें हमारे ऑडियंस को, आपका जो भी बैकग्राउंड है और जो भी आपने वर्क किया है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आमना जी कि बहुत टाइम के बाद आपके पॉडकास्ट पे आने का मौका मिला है। मैं समझता हूँ 2023 में लास्ट हमारे पॉडकास्ट हुए थे, फिर उसके बाद तो हम गायब ही हो गए थे। तो बहरहाल जो लोग हमको नहीं जानते, उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे आपने बताया कि मैं मिल्ली क्रॉनिकल का फाउंडर भी हूँ, जो यूके में रजिस्टर्ड है। इसके साथ-साथ मैंने काउंटर टेररिज्म पे 2 सर्टिफिकेशंस किए हैं। एक तो नीदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी से, दूसरा जॉर्जटाउन वाशिंगटन से। इसके अलावा आप भी देखते हैं कि हम ज़्यादातर जो है, जो इस्लामिस्ट फैक्शंस हैं या पॉलिटिकल इस्लाम, जो लोग इस्लाम को अपने सियासी गोल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल गोल्स के लिए, हम उसके ऊपर ज़्यादा लिखते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। और फिर हमारा काम यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, स्पेशली इंडिया की, ये नेशनलिस्ट बने और फॉरेन एजेंडास के ट्रैप में ना पड़े। यही हमारा मेन फ़ोकस और यही हमारा गोल होता है, और इसी गोल को रीच करने में हम जो है पाकिस्तान आईएसआई का टारगेट भी बन गए थे, और फिर इवेंचुअली विथ गॉड्स ग्रेस बाहर आ गए हैं और आपके सामने अभी हम बैठे हैं। हाँ, वो टाइम मुझे भी याद है, मैं आपको रीच आउट कर रही थी पर कर नहीं पा रही थी कि हुआ क्या समझ ही नहीं आ रहा था। बट खुदा का शुक्र है कि आप अभी यहाँ पर हैं, तो दैट इज़ वन गुड थिंग। और हम भी क्या है कि ये पॉडकास्ट में कम बुला पा रहे हैं आपको कि हम कर नहीं पा रहे हैं उतना। इतनी सारी और सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। हाँ। ये रीज़न रहता है। सो आज मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि हम लोग बात करने वाले हैं जो करंटली सबसे ज़्यादा इस वक़्त मुद्दा है लाइमलाइट में, जो कि है इज़राइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। पहले तो इज़राइल पैलेस्टाइन का इश्यू चल रहा था, अब वो थोड़ा शिफ्ट होके इज़राइल और ईरान पे चला आया है। तो उस पे मैं ज़हक जी आपसे चाहूँगी कि आप हमें समझाएँ सब कुछ बिल्कुल बेसिक से। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन वो ये है बिल्कुल बेसिक कि ये ट्रिगर क्यों हुआ? एंड ये जो ट्रिगर हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सबको पता है कि ये अचानक से ट्रिगर हुआ है। ये प्रॉक्सी वॉर और बहुत सारी चीज़ें, फंडिंग एक-दूसरे के अगेंस्ट बहुत पहले से चल रही है। शायद 40 साल हो गए हैं इनका जो एक इतिहास है। तो इस एस्केलेशन में और जो पहले से इनके बीच में टेंशन चल रहा है, इसमें क्या फ़र्क है? थोड़ा हमें ये भी समझाइए कि क्या ये थोड़ा अलग है उससे या उसी का एक सीरीज़ है? देखिए, बेसिकली ये जो क्लैश है, हम इसको यूजुअली पॉलिटिकल एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, मगर इसमें डीप डाउन जो है रिलीजियस एंगल बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर इस्लाम की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम तो शुरू हुआ था अरब्स से, और फिर ये उस टाइम के जो 2 बड़े सुपर पावर्स थे, पर्शिया और रोम। तो पर्शिया और रोम 2 सुपर पावर्स अरब्स के हाथों कोलैप्स हुए। यानी कि यूँ समझिए कि आज के दौर का अमेरिका और रशिया, तो ये 2 सुपर पावर्स उस दौर के जो थे, रोमन्स और पर्शियंस, ये अरब्स के हाथों कोलैप्स हुए थे। तो पर्शियंस को एक अपनी जो पास्ट ग्लोरी थी उसके ऊपर उनको एक फ़क्र था, जो अरब्स के हाथों वो गिर चुका था। तो फिर उन्होंने एक साज़िश की, फिर सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम जो थे उमर इब्न अल-ख़त्ताब, इनको उन्होंने असैसिनेट किया, जिसका नाम था फ़ेरोज़ अबू लुलू। तो फ़िरोज़ अबू लुलू ने उमर इब्न अल-ख़त्ताब को इस्लाम के ख़ातिर नहीं मारा, यानी कि ये मुस्लिम है इसलिए नहीं मारा। इसलिए मारा कि ये अरब है, और फिर हमारी जो पुरानी जो सिविलाइज़ेशन थी या फिर हमारा जो पुराना एम्पायर था, इसको उन्होंने कोलैप्स किया। इसलिए इस वजह से उनको असैसिनेट किया। तो उसके बाद जो मुसलमानों का जो एम्पायर रहा है, वो बेसिकली अरब्स के हाथ में रहा। देन फिर
फ़ातिमीज़ आए, जो फ़ातिमीज़ बेसिकली इराक़ी थे। फिर उसके बाद आप देखिए कि कर्ड्स आए, अय्यूबिड एम्पायर जो था वो कर्ड्स थे। फिर उसके बाद पावर शिफ्ट हुआ टर्क्स के पास। तो मेजॉरिटी ऑफ़ द एम्पायर्स जो थे मुसलमानों के, ये बेसिकली जो है सुन्नी मैं बता रहा हूँ, ये अरब्स और टर्क्स और कर्ड्स के बीच में रहा है। प्योर पर्शियंस या इरानियंस ने कभी मुसलमानों को लीड नहीं किया है। अब जब सारे एम्पायर्स ख़त्म हो गए 1920s के बाद, जो है जब वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सारे एम्पायर्स जब ख़त्म होना शुरू हो गए, फिर भी वो जो एक था पर्शियंस को कि हम लोग लीड करेंगे इस चीज़ को। और आज की तारीख में भी ये जो मुस्लिम लीडरशिप का जो एजेंडा है, ये 3-4 एथनिसिटीज़ के बीच में घूमता रहता है। एक तो अरब्स है, जिसमें सऊदी अरब और कतर है जो इसको लीड करना चाहता है। दूसरा टर्क है, जो टर्की है, जो इसको लीड करना चाहता है। तीसरा जो है ये ईरान है, पर्शिया, जो लीड करना चाहता है, मुस्लिम एम्पायर एज़ ए मुस्लिम लीडरशिप भी लेना चाहता है। और फोर्थ जो है वो अफ़गान और पाकिस्तान है, वो भी एक ख्वाब देखते हैं कि हम भी जो है लीड करेंगे। इनफैक्ट पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में नैरेटिव्स भी चलते हैं कि मेहदी की आर्मी जो है वो हम हैं, और खुरासान से ब्लैक फ्लैग्स लेके हम उठेंगे एंड विल बी द मेहदीज़ आर्मी। तो एक अपोकैलिप्टिक प्रोपेगेंडा ये चलता रहता है इनके दरमियान में। तो ठीक है, यहाँ तक तो हमको समझ आई है बात। मगर पैलेस्टाइन वाले इश्यू में ईरान का क्या दखल हुआ है? अब देखिए, पैलेस्टाइन वाले इश्यू में पहले तो ईरान था ही नहीं। जो सिक्स डे वॉर हुई थी उसमें भी ईरान नहीं था। उसके बाद भी आप देखिए कि ईरानियन मिलिशियाज़ या ईरान का उसमें कोई दखल नहीं था। इनफैक्ट बहुत सारे पर्शियंस जो है वो ईरान जाते थे, और इनफैक्ट ईरान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ज्यूइश कम्युनिटीज़ हैं। मैं खुद कई ऐसे पर्शियन ज्यूज़ को जानता हूँ, जो एथनिक पर्शियन ज्यूज़ हैं, जो अभी ईरान छोड़ चुके हैं। तो इनका कोई इश्यू था ही नहीं। ये ज्यूज़ का, ईरानियंस का, पर्शियंस का इनका कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि पास्ट में, बिल्कुल मेडिवल पीरियड में ऐसा होता था कि जो जेरूसलम है वो एक यानी कि ऐसी ग्रीनरी वाली लैंड थी, और वहाँ पे ज़्यादातर टूरिज़्म होता था और पिल्ग्रिमेज भी होता था। तो इस हिसाब से उस दौर के जो एम्पायर्स थे, पर्शिया और रोम, ये दोनों उसको कंट्रोल करना चाहते। तो कभी रोम का कैप्चर करता था, तो कभी पर्शिया इसको कैप्चर करता था। तो बेसिकली उनका भी यही एजेंडा है कि पर्शिया का जो पुराना एम्पायर वहाँ पे हुआ करता था, इंक्लूडिंग जेरूसलम, वो उसको अपने फ़ोल्ड में लेना चाहते हैं। अब इसके साथ-साथ ये लोग जो है मुस्लिम, पूरे एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी की ये लीडरशिप भी अपने हाथों में रखना चाहते हैं, और एक सॉफ्ट गेम जो है इनके बीच में चलता रहता है। सऊदी अरब, ईरान और टर्की के बीच में कोई अपने आप को लीडर बताने की कोशिश करता है, तो कोई अपने आप को लीडर बताने की कोशिश करता है। तो ये शुरू तो हुआ था फ़लस्तीन का इश्यू, ये अरब नेशनलिज़्म की बुनियाद पे। और आपको मैं हल्का-सा, छोटा-सा मैं अब फ़लस्तीन का भी हिस्ट्री आपको दे देता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्यूज़ जो है, यहूदी, ये लोग बाहर से आए हुए लोग हैं, ये कोलोनाइज़र्स हैं। ये आमतौर पे हम लेफ्ट इकोसिस्टम में भी ये बात सुनते हैं, और यूजुअली मुस्लिम्स भी ये बात कहते हैं कि नहीं, ये लोग जो है कोलोनाइज़र्स हैं, बाहर से आके इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पे कब्ज़ा किया है। मैंने इसको बहुत डीपली स्टडी किया है, कुरान की मैंने तफ़सीर भी पढ़ी है, और मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये लोग बाहर से आए हुए लोग हैं। आप देखिए कि जो प्रॉफ़ेट अब्राहम थे, उनके बेटे थे इसहाक, और इसहाक के बेटे थे याकूब। ये जेरूसलम में ही थे, और इनके सारी औलाद जो है, इनके सारे बच्चे ये बनी इसराइल यानी कि इसराइली है, एथनिसिटी इनकी इसराइली है। ये वहीं पे रहे हैं 4000 साल, साढ़े 3-4000 साल से वहीं रह रहे हैं। मोसेस, जीसस और हारून और यूशा बिन नून, बेन्यामीन, ये सारे के सारे इज़राइलीज़ हैं। दाऊद इज़राइली थे, सुलेमान इज़राइली थे, ये सारे के सारे इज़राइली एथनिसिटी, ये इन सब की इज़राइली थी। तो ये बात गलत है कहना कि ये लोग बाहर से आए हुए हैं। ये लोग वहीं पे साढ़े 3-4,000 साल से रह रहे हैं। ये अलग बात है कि वहाँ पे अलग-अलग एम्पायर्स आए हैं, अलग-अलग लोगों का वहाँ पे कंट्रोल रहा है। अरब्स ने कभी कंट्रोल किया, तो कभी रोमन्स ने कंट्रोल किया, तो कभी पर्शियंस ने कंट्रोल किया। ठीक है, अब मसला ये हुआ कि यहाँ पे जो कर्ड्स का कंट्रोल था, कर्ड्स के बाद फिर टर्क्स के हाथ में आया। टर्क्स के बाद जो है फिर ब्रिटिश एम्पायर ने इसको ले लिया। फिर ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन बना। फिर ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन के बाद जो है ब्रिटिश ने उनको एक अलग स्टेट कार्व करके दिया, उनको एक अलग स्टेट बना के दे दिया कि भाई आज से ये आपके लिए एक स्टेट होगा। 1940s में हुआ यूँ कि मुसलमान जो है पाकिस्तान बनाने के लिए ब्रिटिश के पास गए। उन लोगों ने बोला कि भाई हमको एक मुस्लिम ओनली स्टेट चाहिए, तो ब्रिटिश ने बोला ठीक है। ज्यूज़ गए, उन्होंने बोला कि भई हमको एक ज्यूइश ओनली स्टेट चाहिए, तो ब्रिटिश ने बोला ठीक है। अब मसला ये है कि मुसलमानों ने पाकिस्तान को तो खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लिया, मगर जो ज्यूइश ओनली स्टेट था इसको कहा कि नहीं-नहीं, ये कोलोनाइज़र से बाहर से आए हुए, इन लोगों ने कब्ज़ा ले लिया है यहाँ पे। अरब्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लड़ेंगे, इसको हम कैप्चर कर लेंगे, वापस ले लेंगे। 6 कंट्रियों ने एक साथ अटैक किया, हार गए।
67-69 में एक और वॉर हुई, उसमें भी हार गए। तो जब ये लड़े तब तब जो है इज़राइल और एक्सपैंड होता गया। ऐसा नहीं कि वो सिकुड़ता गया, उल्टा वो एक्सपैंड होता गया। फाइनली इज़राइल अभी एक स्टेट बन चुका है, उनकी खुद आर्मी है, उनका एक न्यूक्लियर पावर है, उनकी इकोनॉमी है, यूएन में उनकी सीट है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, हर चीज़ उनके पास है। तो आज जो ये प्रो ईरान है, ये लोग ये कहते हैं कि हम इज़राइल को वाइप ऑफ करना चाहते हैं, मैप से बिल्कुल हम इसको मिटाना चाहते हैं, जो कि एक इलॉजिकल एक नैरेटिव है। ये हो ही नहीं सकता, और ये एक ऐसा साइकिल है जिसको ये खोल के रख दिए है कि हम इज़राइल को वाइप ऑफ कर देंगे। अब इसी नैरेटिव को लेके पहले तो ये अरब कॉज था, पैन अरबिज़म, पैन इस्लामिज़्म इसके अंदर इन्वॉल्व था, सऊदी, जॉर्डन और इजिप्ट और इराक और सीरिया, ये सब मिल के इन लोगों ने जो है इस इश्यू को अलाइव रखा था। मगर धीरे-धीरे क्या हुआ, 1980s और 90s के बीच में ये इश्यू पूरा का पूरा इस्लामिस्ट हो गया। यानी कि इसको पूरा उन्होंने एक इस्लामिक रंग दे दिया। पहले इस्लामिक इश्यू नहीं था, और कई ऐसे पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने, पियर्स मॉर्गन जो है ना, उसके शो पे जाके उन्होंने कहा कि नहीं ये जो है ये रिलीजियस इश्यू नहीं है, ये नेशनलिस्ट इश्यू है। तो ये नेशनलिस्ट इश्यू था पहले, मगर बाद में ग्रेजुअली इसको इन्होंने इस्लामिक इश्यू बना दिया। इस्लामिक इशू बनाने से एक प्रॉब्लम ये हो गया कि ये एक इंटरनेशनल इशू बन गया, और फिर पूरी दुनिया में द राइज ऑफ रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म वगैरह वगैरह। आप देखिए अलकायदा का जो फाउंडेशन है इसी के बेस पे बना कि हम फ़लस्तीन को फ्री करेंगे। इरानियन मिलिशियाज का फाउंडेशन इसी के ऊपर है। सारा का सारा जो प्रॉब्लम मुस्लिम वर्ल्ड में शुरू हुआ, वो इसी मुद्दे के ऊपर शुरू हुआ कि ये इस्लामिक कॉज है। ये इस्लामिक कॉज नहीं था, पहले नेशनलिस्ट कॉज था। तो 1980s में जैसे हमास बनी, तो हमास को जो ईरान ने जो है बैकिंग करना शुरू किया। 1979 में ईरान बना, तो ये ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, फिर खुमैनी रिजीम आया, फिर उन लोगों ने उसको एक इस्लामिक कलर दिया। तो जैसे पर्शियंस इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, तो पूरा का पूरा इशू खराब हो गया, पूरा का पूरा कॉज, पूरा का पूरा इशू कोलैप्स हो गया। अब उस तारीख से लेके आज तक आप देखिए, कभी हिज़्बुल्लाह, कभी हमास, कभी हूथी, कभी कोई, ये इशू कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और ये भी है, बहुत सारे अरब्स एक टाइम पे ये कहा करते थे कि ये जो फ़लस्तीन का इशू है, ये एक इंडस्ट्री है, ये एक बिज़नेस है। अगर ये इश्यू खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएँगी, बहुत सारे लोगों के घर बंद हो जाएँगे, बहुत सारे लोगों के चूल्हे नहीं जलेंगे। तो बेसिकली ये इश्यू को ये लोग रखना चाहते हैं, अलाइव रखना चाहते हैं। अभी इसी दौरान ईरान बनाना चाहता है अपना न्यूक्लियर बॉम्ब। और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए ईरान ने जो नैरेटिव पुश किया है, वो नैरेटिव ये है कि हम न्यूक्लियर बना ही इसलिए रहे हैं कि हम इज़राइल को ख़त्म कर देंगे। कंप्लीटली हम एनाहिलेट कर देंगे, कंप्लीटली हम इज़राइल को ख़त्म कर देंगे। अब आप बताइए कि कोई आपके पड़ोस में रहता है, और वो ये कहता है कि रोज़ आके आपके घर के सामने ठहर के कहता है कि बस मैं चंद दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरी बस AK-47 आने वाली है, और आते ही जो है मैं तुम्हारे घर में घुस के सबको मार दूँगा। खुल्लम-खुल्ला आपके घर के सामने आके डेली वो कह रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ऑब्वियसली आप उसके ऊपर एक्ट एक्ट करेंगे। आप ये थ्रेट को ऐसे ईज़ी नहीं लेंगे। और ईरान का साइज़ देखिए आप इतना बड़ा, और फिर इज़राइल का साइज़ देखिए इतना छोटा। तो वो हर बार यही दावा करता है कि हम बम बना ही रहे हैं इसलिए कि हम इज़राइल को कंप्लीटली ख़त्म करना चाहते हैं। जहाँ पे औरतें भी हैं, जहाँ पे बच्चे भी हैं, जहाँ की इकोनॉमी है, मतलब कंप्लीटली पूरी कम्युनिटी को ये क़त्ल करने की और मैसेकर करने की और ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। और वो भी ये कह रहे हैं कि हम ये बना के करेंगे। तो ऑब्वियसली इज़राइल चाहेगा, उसके एक्ज़िस्टेंस के लिए, उनके वजूद का मसला है, उनके अस्तित्व का मसला है, उनके एक्ज़िस्टेंस का प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। तो वो टॉलरेट नहीं करेंगे इस चीज़ को, कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। अब आप क्या क्या समझते हैं, क्या इंडिया टॉलरेट करेगा अगर कल के दिन पाकिस्तान की तरफ से ये आए कि भई अब 2 दिन के अंदर हम एटम बम मारने वाले हैं, हम एक न्यूक्लियर बम बनाने वाले हैं, हम ऐसा-ऐसा करने वाले हैं, हम दिल्ली पे फेंक देंगे इसको, हम हैदराबाद पे फेंक देंगे, कश्मीर पे फेंक देंगे। इंडिया भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इन लोगों ने कहा कि भई ये अगर ये बार-बार इस तरह से बोल-बोल के ये बना रहे हैं, अभी तो इनका 60% इन लोगों ने रीच कर लिया है, यूरेनियम जो लेवल है, 90% रीच करने में कोई बड़ा मसला नहीं है। 1 साल के अंदर-अंदर ये 90% भी रीच कर लेंगे, 90% हो गया तो खलास उनके पास एटम बम आ गया। उसके बाद तो इनका एक एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा भी है। अगर आप ये 2 कम्युनिटीज़ को कंपेयर करेंगे, या इज़राइली कम्युनिटी और पर्शियन कम्युनिटी, यानी कि जूइश कम्युनिटी, और आप पर्शियन कम्युनिटी को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि जूइश कम्युनिटी ने कभी एम्पायर नहीं बनाया। यानी कि पास्ट में कभी इनका एम्पायर नहीं था, कभी इन्होंने एक्सपेंशनिज़्म नहीं किया, और ना ही इन लोगों को कन्वर्ट किया। बल्कि आप ईरान की हिस्ट्री, सफ़ाविद हिस्ट्री आप देखिए, इन लोगों ने बाकायदा एम्पायर बनाया, इन लोगों ने लोगों को कन्वर्ट किया, ज़बरदस्ती इन लोगों को कन्वर्ट किया।
तो 2 आपके सामने चीज़ें हैं। एक तो एक कंट्री है जो एक एग्ज़िस्ट कर रहा है और उनका एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा नहीं है, और ईरान है जो एक कंट्री है और इनका एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है। तो ऑब्वियसली ये तो थ्रेट रहेगा ही कि किसी ऐसे आदमी के हाथ में एटम बम आ जाए जिसका एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, जिसका कन्वर्जन एजेंडा है, जो पूरी दुनिया पे काबू पाना चाहता है, जो अपना गुलाम बनाना चाहता है पूरी दुनिया को। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। तो अगर देखा जाए, अगर इस तरह का थ्रेट है और कोई पीस नहीं हो सकता, और लगता नहीं जो अभी की जो वहाँ पे रिजीम है, जो पावर है, वो इस डायरेक्शन में काम करती जाएगी। और अगर आप पैलेस्टाइन और इज़राइल के बीच में तो कोई पावर का बैलेंस ही नहीं है देखा जाए तो। बट स्टिल इतने कॉन्फ्लिक्ट के बाद वो चीज़ वहीं की वहीं रहती है, सॉल्यूशन नहीं आता है हुँ। उसका। अगर ये स्टार्ट होता है इज़राइल और ईरान के बीच में, तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या लगता है कहाँ तक जाएगा? इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो अयातुल्लाह खुमैनी की जो गवर्नमेंट है, उसका जाना ही एक आंसर होगा? देखिए, मसला ऐसा है कि 2 साल पहले महसा अमीनी का जो प्रोटेस्ट चला था ना, लड़की जिसको मार दिया था इन लोगों ने मोरल पुलिसिंग में, तो उस लड़की के मरने के बाद जो है पूरे ईरान के अंदर बहुत ह्यूज प्रोटेस्ट शुरू हुए। तो कई लोगों ने ये कहा कि अब तो रिजीम चला जाएगा, रिजीम का बचना नामुमकिन है। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि सऊदी अरब की जो मोनार्की है, बेसिकली ये लोग लिबरल हैं, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है ये कंज़र्वेटिव थी, अभी थोड़ा-सा अभी चेंज हो गई है वो वहाँ की पॉपुलेशन। मगर ईरान का ऐसा नहीं है, ईरान की जो रूलिंग जो रिजीम है, वो कंज़र्वेटिव है और वहाँ की पब्लिक लिबरल है, उल्टा है। तो वहाँ की पब्लिक लिबरल होने की वजह से वो लोग नहीं चाहते कि जो ज़बरदस्ती उनके ऊपर जो थोपा जाता है, कि आप ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो, तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं होता। तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स वगैरह वहाँ पे हुए हैं, और रिजिम बिल्कुल धागे पे ठहरा हुआ है। वो तो ऐसा हुआ उस टाइम पे कि चाइना ने इनको बहुत ह्यूज स्टॉक्स में उनको जो है ड्रोन्स दिए थे, और फिर ड्रोन से उन्होंने प्रोटेस्टर्स को ट्रैक किया, और उन और आईआरजीसी जो है वहाँ की जो आर्मी है, जैसे पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल करती है पूरे पाकिस्तान को, नो मैटर कौन प्रेसिडेंट बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। इसी तरह से ईरान में आईआरजीसी है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, तो ये लोग कंट्रोल करते हैं। कौन प्रेसिडेंट बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, मैटर नहीं करता, और ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं खामेनेई को। तो बेसिकली इनकी भी एक सब मिलिशिया है जिसका नाम है बासिज मिलिशिया। तो ये बासिज मिलिशिया भी जो है ये लोगों को ब्रूटल वे में ये कंट्रोल करते हैं, सबड्यू करते हैं। इराक में प्रोटेस्ट चलता है तो इराक में घुस जाते हैं, सीरिया में होता है तो सीरिया में चले जाते हैं। तो ट्रांज़ैक्शनल है, ये इधर-उधर भी चले जाते हैं और वहाँ पर भी जाकर ये लोग कंट्रोल करते हैं चीज़ों को। तो ये इतना बड़ा खतरनाक रिजीम है ये कि ये एक कंट्री या एक जगह पे ये लोग सैटिस्फाइड नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में लोग कंट्रोल लेना चाहते हैं। तो ये एक रिलीजियस माइंडसेट वहाँ पे जो बैठा हुआ है, उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ये वहाँ से हटेगा, अगर रिजीम चेंज होगा ऑब्वियसली, तो हो सकता है कि ईरान में स्टेबिलिटी आएगी, और ऑब्वियसली ईरान विल जॉइन द मेनस्ट्रीम। मेनस्ट्रीम भी जॉइन कर लेगा, और जिस तरह से आप देखिए कि ईरान के जो रिसोर्सेज़ हैं, वहाँ पे जो खूबसूरत मकामात हैं, टूरिज़्म वहाँ पे है, बहुत खूबसूरत कंट्री है ईरान, उसकी हिस्ट्री, उसका सिविलाइज़ेशन आप देखिएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर रिजीम हटेगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक मॉडरेट रिजीम आएगा, जिसका एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा नहीं होगा, जिसका फोकस होगा कि नेशनलिस्ट कॉज़, और फिर बिज़नेस और डिजिटल एज, ये सब चीज़ों पे अगर वो फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे लिए, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी जगह होगी ईरान। आप थोड़ा ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अभी उस जो मिडल ईस्ट रीजन है, जो ईरान के पड़ोसी कंट्रीज हैं, या फिर जो सऊदी अरबिया है, यूएई है, इनका क्या इस पूरे मसले को लेकर के नजरिया है इस वक्त? देखिए, एक टाइम ऐसा था कि मोहम्मद बिन सलमान ने खुद ये बात कही थी अपने इंटरव्यू में, कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर आता है, तो सऊदी अरब भी न्यूक्लियर बनाएगा, बाय हुक और बाय क्रुक। हम जो कुछ भी करेंगे, हम न्यूक्लियर बना के रहेंगे। ये सऊदी अरब ने खुद कहा था। मगर बाद में तो ऐसा हुआ कि जो हूती मिसाइल्स बार-बार आ रहे थे, कभी रियाद पे, कभी मक्का पे, कभी नजरान पे, तो सऊदी अरब इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। इवेंचुअली उन्होंने क्या किया, चाइना को बीच में रख के मीडिएशन करवा के उन्होंने पीस डील कर ली ईरान के साथ। अभी ऐसा हो गया है कि कुछ भी वहाँ पे होता है, तो अभी जो ईरान और इज़राइल का भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसमें सऊदी अरब एक ऐसा कंट्री है जो सबसे पहले आकर ये कहता है कि ईरान हमारा ब्रदरली कंट्री है, ब्रदरली नेशन है, और ऐसे है, वैसे है।
और ईरानियन पिलग्रिम्स जो सऊदी में फ़िलहाल है, तो कह रहे हैं कि भई इनको टेक केयर करेंगे हम। और एक अच्छा माहौल इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में अभी चल रहा है। तो सऊदी अरब इस पूरे मसले को ऐसे देख रहा है कि जितना जल्दी हो सकता है इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए, ताकि स्टेबिलिटी रीजन में आए, क्योंकि ऑब्वियसली बीच में कई कंट्रीज़ हैं। आप देखिए, ईरान इस साइड है, इज़राइल इस साइड है, बीच में इराक पड़ता है, सीरिया पड़ता है। तो इनके एयर स्पेस में से जेट्स जा रहे हैं, और फिर इधर से जॉर्डन भी है इनके एयर स्पेस में से। तो किसी एक एक एयर स्पेस में भी अगर ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जो है कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन बन जाएगा पूरा मिडल ईस्ट। तो वो लोग भी चाहते हैं, सऊदी अरब, यूएई, ये लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है डी-एस्केलेट हो जाए। और इनफैक्ट इंडिया का भी जो मौक़िफ़ यानी कि इंडिया का भी जो स्टैंस है वो यही है, न्यूट्रल स्टैंस है इंडिया का, क्योंकि ईरान एक बहुत पुराना एलाई रहा है पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए। इंडिया का बहुत पुराना एलाई रहा है, एनर्जी भी इंडिया उससे लेता है, और पुराने रिलेशंस हैं। दूसरा, इज़राइल भी इंडिया के लिए बहुत बड़ा एलाई है, तो दोनों को भी वो नाखुश नहीं कर सकता, तो दोनों को बैलेंस करके इंडिया लेके चल रहा है, न्यूट्रल स्टैंड इंडिया का है। अभी कोई चीज़ अगर ईरान के अंदर होती है, सऊदी के अंदर होती है, कतर के अंदर होती है, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा हेडेक है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे, और उनके भी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के अंदर हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया भी नहीं चाहता कि ये एस्केलेट हो, इंडिया चाहता है कि ये डी-एस्केलेट हो जाए। अब ये अलग बात है कि ये कितना जल्दी डी-एस्केलेट होगा, नहीं होगा, ये अच्छे से अच्छे भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो है आपको ये नहीं बता पाएँगे, क्योंकि अभी भी लोग बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं। क्योंकि कल जी7 समिट में ट्रंप, यानी कि समिट खत्म होने से पहले ही ट्रंप छोड़ के निकल गया। ट्रंप बिल्कुल एग्ज़िट कर दिया उसने, समिट खत्म होने से पहले, और कहा कि हमारे सामने बिगर चैलेंज है, वो बिगर चैलेंज को देंगे। फिर उसने अपने जो ट्रुथ, उसका क्या कहते हैं, सोशल मीडिया, खुद का सोशल मीडिया है ना, उसके ऊपर उसने पोस्ट किया कि जितने-जितने लोग ईरान के अंदर है वो एग्ज़िट कर दें, बहुत बड़ा होने वाला है। तो अब क्या होने वाला है बड़ा, क्या होगा, किसी को इसका अंदाज़ा नहीं है। खुद ईरान ने ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगाया था, हालाँकि ईरान की भी इंटेलिजेंस है, सब है, मगर उसके बावजूद भी उसने ये अंदाज़ा नहीं लगाया था कि अचानक रातों-रात उसके ऊपर इतना बड़ा हमला होगा। 10 बड़े साइंटिस्टों को उन्होंने उड़ा दिया, सीनियर जनरल्स जो थे आर्मी के, उनको उन्होंने उड़ा दिया, मार दिया। तो ये एक ऐसी चीज़ है, इसके बारे में हम सिर्फ़ एनालाइज़ कर सकते हैं, प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। एक ये भी काफ़ी चल गया था बीच में कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के लिए अगर कुछ ईरान को होता है तो पाकिस्तान जो है उसको न्यूक कर देगा। बाद में पाकिस्तान की जो मिनिस्टर है उसने बोला कि नहीं, नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं प्रॉमिस किया था। तो ये मतलब जनरेट कहाँ से हुआ प्लस ये एक तरह से ये नहीं बोलता कि कहीं न कहीं पाकिस्तान जो है अपने उम्मा के साथ धोखा कर रहा है फिर? बिकॉज़ पाकिस्तान हमेशा उम्मा करके जितने भी इस्लामिक कंट्री उनका साथ लेता है। लेकिन जब वक़्त आता है अगर आप उम्मा की बात करते हो तो फिर आपको साथ देना है ना दूसरे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री का या इस्लामिक नेशन का। तो इस पे आपका कुछ व्यू है तो बताइए? देखिए, पाकिस्तान, ये तो मैंने देखा भी था, पढ़ा भी था कि पाकिस्तान ने कहा कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम न्यूक कर देंगे। क्योंकि पाकिस्तान को भी ये थ्रेट है कि अगर इज़राइल ईरान को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो फिर नेक्स्ट नंबर वो ये पाकिस्तान का भी हो सकता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा एंटी-सेमिटिज़्म पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान खुद भी एक न्यूक्लियर कंट्री है, और पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ में एक ही कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर है, वो पाकिस्तान है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को ये डर तो है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारे साथ भी होगा। मगर कल की ये न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने खुद अपना जो बॉर्डर था वो क्लोज़ कर दिया ईरान से, और ईरान से अच्छी खासी स्मगलिंग होती थी ऑयल की। जो वहाँ पे जो छोटे-मोटे स्मगलर्स होते थे वो ईरान जाते थे, ऑयल लाते थे, वो पाकिस्तान के अंदर कम दाम में बेचते थे। तो उनके लिए बड़ा मसला हो गया, अभी वो जा नहीं पा रहे हैं, बॉर्डर पूरा कंप्लीटली उन्होंने क्लोज़ कर दिया है। इस डर से भी क्लोज़ कर दिया है क्योंकि तेहरान में अभी देखिए, आप जीपीएस कभी आप चेक करिए, उसमें दिखाया जा रहा है कि रोड ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं ईरान के अंदर, तेहरान में बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। गाड़ियाँ जो है हाईवेज़ पे फँसी हुई हैं, बहुत सारे लोग फ्ली हो रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं। तो आगे क्या हो सकता है, मुमकिन है कि अगर सीरिया की तरह अगर कोई सिचुएशन आता है तो ऑब्वियसली रेफ्यूजी इन्फ्लक्स हो जाएगा। तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में घुसेंगे या अफ़गानिस्तान में घुसेंगे, रेफ्यूजी इन्फ्लक्स भी हो सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान ने उसको बंद कर दिया है। अब ये जो उम्मा का ड्रामा है पाकिस्तान का, ये अब से नहीं है, बहुत पहले से है। ये 2023 में इन्होंने तकरीबन 1.7 मिलियन अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ को इन्होंने एक्सपेल कर दिया था। और फिर एक तरफ तो कहते हैं कि हम पूरी उम्मत के लिए ठहरे हैं, लड़ रहे हैं, मगर जैसे ये आए वहाँ पे तो इनको इन्होंने बाकायदा ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला, और फिर इन्होंने उसको एक्सपेल कर दिया था। तो ये भी हो सकता है कि ये ऊपर से तो बता रहे हैं कि अगर
ईरान के साथ कुछ होता है तो हम भी न्यूक करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट नंबर उसका हो सकता है। मगर एट द सेम टाइम उसको ये भी डर है कि अगर ईरान के अंदर कुछ होता है तो रेफ्यूजी इन्फ्लक्स भी फिर पाकिस्तान के अंदर होगा। वो एक सेकंड हेडेक जो है पाकिस्तान के लिए खड़ा हो सकता है। हुँ, सही है। इस पूरे मसले को लेकर के जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर कर रही है, आपको क्या लगता है कि सही तरीके से कवर हो रहा है या ज़्यादातर इसमें बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा और एजेंडा भी चल रहा है? नहीं देखिए आमना जी, यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी कंट्री अपना नैरेटिव तो रखेगा, अपना प्रोपेगेंडा तो करेगा। चाहे वो इज़राइल हो या चाहे वो ईरान हो, ये अपना-अपना प्रोपेगेंडा तो करेंगे ही। अभी कल जो हमने देखा कि जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग वाला स्टूडियो था, वहाँ पे इज़राइल का मिसाइल गिरा और फिर वहाँ पे जो प्रेज़ेंटर थी वो उठ के भागी वहाँ से। तो फिर इसको इज़राइल जो है ब्लो कर रहा है, बता रहा है कि देखो भाई हमने इनको मज़ा चखा दिया है, ये जिस तरह से क्लेम करते हैं ऐसे नहीं है। फिर ईरान उसको लेके जो है वो कह रहा है कि भई ये तो हमारी शेरनी है, अब क्या हुआ? एक टूटा तो दूसरे पे वो जाके फिर से वो स्ट्रीमिंग उसने शुरू कर दी है। तो बेसिकली मसला ये है कि हर कंट्री अपना-अपना प्रोपेगेंडा तो करेगा। अब बात ये है, मैंने आपका एक ट्वीट देखा था, बहुत अच्छा था ट्वीट, मैंने उसको लाइक भी किया था। आपने लिखा था कि इंडियन्स को चाहिए कि वो इंडिया के साथ ठहरे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट इकोसिस्टम है या फिर ये जो मुस्लिम्स भी हैं ज़्यादातर, ये इनको लग रहा है कि भई ईरान हमारा मसीहा है। और फिर राइट विंग के अंदर ये ऐसा नहीं था। मुझे अच्छे तरीके से याद है, राइट विंग कभी इस तरह से ग्लोबल इश्यूज़ पे वो इतना प्रोएक्टिव नहीं था। मगर जब उन लोगों ने देखा कि ये लोग जो है बार-बार हर 2 दिन में कभी आज़ाद मैदान में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कभी कहीं रोड पे इज़राइल के झंडे लगा रहे हैं। हालाँकि वो एलाई है, अगर ये चीज़ अगर आप किसी कंट्री में करेंगे तो कोई कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इज़राइल के झंडे लगा रहे हैं, जला रहे हैं, फिर आप बॉयकॉट चल रहा है, ज़ूडियो के बाहर बॉयकॉट चला। ज़ूडियो का क्या लेना-देना? टाटा ने ज़ूडियो के साथ जो है कोलैबोरेशन किया, कोई इज़राइली ब्रांड है उसके साथ, तो आप उसको तोड़-फोड़ कर रहे हैं, तोड़-फोड़, एनार्की ये सब कर रहे हैं। तो फिर 2020, 2021 से फिर राइट विंग ने भी रैलीज़ निकालने शुरू किए इज़राइल के सपोर्ट में। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया का जो एक्चुअल नैरेटिव है वो यही है कि न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि दोनों भी इनके लिए एलाई है। मगर एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि दो तरफ जो पोलराइजेशन चल रहा है लेफ्ट और राइट के बीच में, मैं भी ये देख के अंदाज़ा लगाया कि भाई एक फॉरेन एजेंडा के लिए एक आप मुस्लिम एफिलिएशन के थ्रू अगर आप ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अक्सर मुसलमान जो है, स्पेशली इंडिया के मुसलमान, ये कभी अरब कॉज़ के साथ, कभी इरानियन कॉज़ के साथ, कभी टर्किश कॉज़ के सात, कभी पैलेस्टीनियन कॉज़ के साथ ठहरे, मगर ये कंट्रीज़ कभी इंडिया के साथ नहीं ठहरे, अनफॉर्च्युनेटली। 1969 में जब फ़लस्तीन की जो मस्जिद थी उसके ऊपर अटैक हुआ था अक़सा पे, तो मोरक्को ने एक कॉन्फ्रेंस की थी और मोरक्को ने ये कॉन्फ्रेंस 1969 में की थी और सारे मुस्लिम कंट्रीज़ को उन्होंने बुलाया था। तो उनको लगा कि भई इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इनको भी बुलाना चाहिए। तो फिर उन्होंने इंडिया को लेटर लिखा कि भई आपकी तरफ से भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भेजाइए। तो चलो, उस टाइम पे बीजेपी नहीं थी, वरना फिर लोग जो है बीजेपी को बदनाम करते कि देखो इनकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। उस टाइम पे इंदिरा गांधी थे, तो इंदिरा गांधी तो बहुत मतलब एक अच्छे स्टेटमेंट माने जाते हैं, स्टेट्सवुमेन। तो इंदिरा गांधी ने फ़खरुद्दीन अली अहमद, जो बाद में चल के ये इंडिया के 5th प्रेसिडेंट बने, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद उनके साथ एक बहुत नॉलेजेबल लोगों का डेलीगेशन उन्होंने भिजाया मोरक्को। वो मोरक्को जैसे पहुँचे, पहुँचते ही पाकिस्तान ने प्रेशर कर दिया कि नहीं इनको निकालो इधर से। तो सऊदी के शाह फैसल ने कहा भाई आप इधर से जाइए, और दूसरे कंट्रीज़ के किंग्स और प्रेसिडेंट्स उन्होंने कहा कि आप जाइए। आपको हम यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पैलेस्टीन के इश्यू पे मुस्लिम्स गए थे एक इस्लामिक बॉडी जॉइन करने के लिए। जाने के बाद उनको इंसल्ट करके भेज दिया गया, और जब वापस आए तो इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट है कि ये इंसल्ट सिर्फ मुस्लिम्स की नहीं है बल्कि इंडिया की इंसल्ट है, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे गया था। तो आप देखिए कि ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते इंडियन मुस्लिम्स को, यानी कि इंडियन मुस्लिम्स की कोई औकात, कोई हैसियत ही नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए, कुछ तो हमारा स्टेटस होना चाहिए, कुछ तो हमारी औकात होनी चाहिए। आप जब इतना प्रोटेस्ट कर रहे हो इंडिया के अंदर, आप इतना हल्ला-गुल्ला कर रहे हो, चीखम-चिल्ली कर रहे हो, तो कुछ तो आपका स्टेटस होना चाहिए। कुछ भी स्टेटस नहीं है आपका। आप गए और आपके बड़े-बड़े लीडर्स को बेइज़्ज़त करके वहाँ से निकाला गया। और फिर हमको लगता है कि भई ये उम्मा है। ये उम्मा कुछ नहीं है, ये तो धोखा है। तो मैं यही कहूँगा कि भई इंडियन मुस्लिम्स को चाहिए ख़ास तौर पे कि आप इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट है इसके ऊपर फ़ोकस करिए। अब रही बात इज़राइल की,
अब देखिए इज़राइल ने कारगिल में हेल्प की इंडिया को। ऐसे बहुत सारे नेशनल क्राइसिस में इज़राइल ने सपोर्ट किया इंडिया को। वही आप देखिए टर्की टर्की को इंडिया ने इतना सपोर्ट किया ऑपरेशन दोस्त के थ्रू, मगर आप देखिए कि रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके अंदर टर्की ने इंडिया को कर दिया, अज़रबैजान ने इंडिया को बेट्रे कर दिया। तो क्या फ़ायदा हुआ? मतलब आप ऐसा समझिए कि नेशनल फ़ायदा अगर हो रहा है, नेशनल इंटरेस्ट का फ़ायदा हो रहा है तो चलो हम इनका सपोर्ट करेंगे। या फिर उम्मा का फ़ायदा हो रहा है एज़ ए मुस्लिम, तो चलो हम ठीक है, हम इनके साथ ठहरेंगे। ना नेशनल इंटरेस्ट का फ़ायदा हो रहा है, ना मुस्लिम उम्मा के तहत आपको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, आपको इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा है, ना ओआईसी के अंदर, ना किसी मुस्लिम बॉडी के अंदर, ना ईरान आपको इंक्लूड करता है, ना सऊदी आपको इंक्लूड करता है, ना टर्की आपको इंक्लूड करता है, कोई आपको इंक्लूड ही नहीं करना चाह रहा है। तो आप बताओ कि क्या फ़ायदा ऐसे सॉलिडारिटी का? तो यही कहता हूँ मैं और इसी वजह से मैं भी बार-बार यही पोस्ट करता रहता हूँ कि भाई इंडिया का जो फ़ायदा जो मुल्क आपको देता है उसके साथ ठहरिए। बिल्कुल। और ये एक ही चीज़ मुझे नज़र आती है जब मैं देखती हूँ पाकिस्तान को इंडियन मुस्लिम के बारे में बात करते हुए। तो वो इंडियन मुस्लिम को अपने एक तरह का होता है ना, भेड़िया नहीं, वो जो शीप होते हैं वैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं कि ये हमारे कहने पर जो है अपने ही देश के साथ जो है गद्दारी करें, अपने देश के खिलाफ जाएँ क्योंकि हम लोग इस्लाम का इस्तेमाल करेंगे। बट तब वो उनके लिए मुसलमान नहीं होते, जैसे अभी आपने बताया कि जब गए थे एज़ अ इंडियन मुस्लिम रिप्रेज़ेंट करने, तब वहाँ से उनको हटा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझाना बहुत ज़रूरी है। मैं और मेरे साथ भी 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब मैं सऊदी अरब में रहता था। तो मेरे साथ कलीग्स थे, इंडियंस थे, हिंदू और पाकिस्तानी वहाँ पे आते तो हमारा 15th अगस्त या 26 जनवरी होता। तो वो अपने आप को मॉडरेट दिखाने के लिए या फिर ओपन माइंडेड दिखाने के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी रिपब्लिक डे करते थे। तो जो नॉन मुस्लिम्स होते थे उनको करते थे, मुझे नहीं करते थे, मुझे देख के चले जाते थे। क्योंकि पाकिस्तानियों के ज़हन में आज भी ये चीज़ बैठी हुई है कि इंडियन मुस्लिम्स जो है ये मुनाफ़िक है, क्योंकि ये हमारे साथ नहीं ठहरे। जब पाकिस्तान बना था तो इन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया, ये इंडिया में रुक गए थे। एक बंदा मुझे मिला था दम्माम में, कहने लगा कि इज़हाक भाई मैं कुछ पाकिस्तानियों के साथ मैंने बिज़नेस किया और उन लोगों ने मुँह पे उस बंदे को कहा है कि तुम लोगों को धोखा देना जायज़ है। यानी कि परमिसिबल है तुम लोगों को धोखा देना क्योंकि तुम लोग इंडियन मुस्लिम हो। यानी कि इंडियन मुस्लिम को हक़ीर नज़र से देखना, कमतर देखना, ऐसे देखना कि ये मुनाफ़िक है, ये काफ़िर है, ये हिंदू के साथ रह गए थे, हमारा साथ नहीं दिए। तो इतना ज़्यादा बायस और इतना ज़्यादा प्रेजुडिस इनके ज़हनों में होता है और फिर यही चीज़ ये बुली भी करते हैं दूसरे कंट्रीज़ को। अगर कोई दूसरा कंट्री इंडिया के मुस्लिम्स को ख़रीब भी करने की कोशिश करता है तो उसको बुली करते हैं। अब आप देखिए कि मेरे साथ जो हुआ 1 साल उन्होंने मुझे अंदर रखा बाकायदा और उन्होंने 5 साल मेरे ऊपर लगाया था। किस बुनियाद पे? सिर्फ़ ट्वीट्स की बुनियाद पे जो पाकिस्तान के ऊपर मैंने किया था। तो उनको ये बात हज़म नहीं हुई कि अरब में बैठकर कोई इंडिया का मुसलमान प्रो इंडिया बात कर रहा है। जब ये फ़खरुद्दीन अली अहमद जैसे आदमी को एक्सपेल कर सकते हैं, इंसल्ट कर सकते हैं, तो भई मेरी क्या औकात है? तो ये एक हार्श ट्रुथ है, एक रियलिटी है। इंडियन मुस्लिम्स जितना जल्दी इस चीज़ को समझेंगे, उतना उनके लिए बेहतर होगा। भाई आप अपना अस्तित्व बनाइए, अपना एक आइडेंटिटी बनाइए, आप अपने लिए काम बिल्कुल। करिए, आप अ, खुद ऐसा तैयार होइए कि दूसरे आप देख बिल्कुल। और दूसरा, आपको कुछ ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे कंट्री में रह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में अगर आप माइनॉरिटी हैं, तो वहाँ के तो ओपनली वहाँ का रूल कहता है कि कोई वहाँ का जो सुप्रीम लीडर है वो नहीं हो सकता, या जो प्रेसिडेंट जो भी पोस्ट है, वो नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। उनके लॉ इतने बायस हैं, ऐसा तो कुछ आपका हिंदुस्तान में है नहीं। छोटे-मोटे जो सोसाइटल इश्यू हैं वो अलग है, बट सिस्टमैटिक इंडिया में कोई भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि बहुत सारे अफर्मेटिव एक्शन हैं माइनॉरिटी के नाम पे आपको जो दिए जाते हैं ताकि आप मेन स्ट्रीम में आ सकें। तो जब आपके पास सारी सुविधाएँ उपलब्ध है, सब कुछ है, तो आपको अपने कंट्री के बारे में, क्योंकि जो आपके देश का होगा वही आपका होगा, बहुत सिंपल सी बात है। आज अगर सीरिया को देखा जाए, ईरान को, किसी को भी, आप कितनी भी पॉलिटिक्स कर लीजिए, जब आपका देश का भला नहीं हो रहा है, उसका ओवरऑल वो कंडीशन एक मुसीबत में चला जाता है, तो आप पर्सनली कैसे वहाँ पे खुश रहेंगे? तो ये सारी चीज़ें समझानी है। अब मुझे लगता है इंडियन मुस्लिम इस चीज़ में तो बहुत समझदार हो गए। अगर आप देखेंगे तो वैसे भी बहुत खुल के ये समझदार हो गए हैं। हाँ। हाँ, अब नहीं रहा है उस तरह का जो एक बेवकूफ़ाना, मतलब एक सोच थी, वो तो बदल गई है, बट और बहुत काम करने की ज़रूरत है इस पे, मुझे लगता है। नहीं देखिए मैं 1 2 यहाँ पे बात बताना चाहूँगा। एक बात तो ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स हैं, चूँकि एक बहुत टाइम से इनफैक्ट मीडिया में भी ये चीज़ों को हाइलाइट किया गया और
पुश किया गया इस चीज़ को, मैं तो समझता हूँ, जिसकी वजह से इंडियन मुस्लिम्स अलाइन हुए हैं। मगर मुझे याद है, बचपन की चीज़ें बहुत सारी मुझे अभी भी याद हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने पे ये कोई अफ़साना नहीं है। लोग कहते हैं, "नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था।" हमने आँखों से देखा, ऐसा होता था। पाकिस्तान के जीतने पे पटाखे फोड़े जाते थे, हमने आँखों से देखा है। और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा और आज भी देखता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के ऊपर ज़रा-सा भी कुछ बोलेंगे ना, तो नाराज़ हो जाएँगे। आपको कहेंगे, "नहीं भाई, ये मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, हमारी बिरादरी वहाँ पे है।" इनफैक्ट डेढ़ 2 महीने पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, एक लड़का मुझे मिसहैंडलिंग किया उसने, तो उसका यही मुद्दा था कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बोलता हूँ? हालाँकि वो रहता इंडिया के अंदर है। वहाँ पे भी मैंने देखा सऊदी अरब में कुछ इंडियन मुस्लिम्स को, मैं ये नहीं कहता कि ये मेजॉरिटी है, मेनस्ट्रीम है, मगर मैंने एक चीज़ यहाँ पे जो ऑब्ज़र्व की है कि लोग जितना रिलीजियस होना शुरू होते हैं, उतना ही पता नहीं उनके अंदर ये बिरादरी वाला सेंस ज़्यादा आना शुरू होता है। आप जो बता रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो नेशनलिस्ट हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो रिचुअलिस्टिक मुस्लिम हैं, यानी कि वो नमाज़ पढ़ लेंगे, रोज़ा रख लेंगे, ईद कर लेंगे, ठीक है? मगर एक रिलीजियस जब आदमी होना शुरू हो जाता है ना, तो मैंने ये चीज़ गौर की है कि उसके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो कम हो जाती है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर ये मेरा ऑब्ज़र्वेशन है। और या अगर लोगों को मेरे लगता लिए है, आपके व्यूअर्स को लगता है कि ये गलत है, तो उनको ये साबित करके दिखाना होगा कि आप रिलीजियस होते हुए भी आप नेशनलिस्ट हैं। मेरे लिए ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि जैसे मेरे फादर थे जो इंडियन नेवी में वर्क करते थे, वो बहुत रिलीजियस थे। उन्होंने 7 बार हज किया हुआ था उस टाइम पे। तो आप समझ जाइए, उस हज 1 बार किया था, बट 6 टाइम उम्रा पे गए हुए थे। तो काफ़ी, और मतलब मैंने उनको एक टाइम नहीं देखा जब उन्होंने रोज़ा नहीं रखा हो। तबीयत भी खराब होगी ना, कुछ भी होगा, तब भी वो रोज़ा रखते थे। और जितनी नमाज़ हो सकती थी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उनको पढ़ते हुए देखती थी। तो बट बहुत उनको अपने कंट्री से प्यार था, और वो उसको एज़ अ पार्ट ऑफ रिलीजन ही देखते थे, कि उनका मानना था कि अगर वो शहीद हो जाते हैं कंट्री के लिए, तो वो मतलब शहीद होंगे, वो जन्नत में जाएँगे डायरेक्ट। ये उनका एक हुँ। बिलीफ था। रिचुअलिस्टिक वही, मतलब एक तरह से रिचुअलिस्टिक, और जो काइंडनेस वे होता है कि दूसरों का जितना भला कर सको। प्लस जिस ट्राइब से भी मैं आई हूँ, जो गाँव था, वहाँ पर भी मैंने किसी के लिए अंदर कभी कोई पाकिस्तान जैसा प्यार नहीं देखा था, हमेशा हिंदुस्तान का ही एक प्यार देखा था। तो मुझे लगता है कि बहुत नॉर्मल है। ये यही मैं कहती हूँ कि कई बार लोग मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं इंडियन मुस्लिम के बारे में, बट मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि मैं जहाँ से आई हूँ। तो हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे जगह, जब हम मेरे डैड का और मेरी मॉम वहाँ गए, मुंबई में गए थे, जब जॉब, मतलब उनकी नेवी नगर के अंदर वहाँ पे पोस्टिंग थी, तो वहाँ पर ऐसा हुआ था कि जब पाकिस्तान और इंडिया के मैच हुए थे, तो जब पाकिस्तान जीता, तो लोगों ने, कुछ मुस्लिम लोगों ने पटाखे वगैरह फोड़े। तो मेरी मॉम और डैड दोनों ही उस टाइम पे थोड़े वो थे कि ऐसा कैसे हो रहा है? बट है ऐसे लोग। हुँ। फिर यही बात है कि यूनिफ़ॉर्मली कोई भी मुस्लिम पूरे मुस्लिम्स के लिए बात भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस भी अलग-अलग होता है। ये चीज़ समझना थोड़ा मुश्किल होता है। और होता ये है कि जो मेन स्ट्रीम पे जिसको वॉइस मिल जाती है, जिसको बोलने को मिल जाता है, लोग समझते हैं कि यही सबको रिप्रेज़ेंट कर रहा है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये मैंने देखा है। मुझे लगता है कि ये मोर ऑफ इस जब आपका इस्लाम पॉलिटिक्स में चला जाता है। जब तक आप इस्लाम फ़ॉलो करते हो ना, कि ये मेरा अल्लाह ताला से जुड़ने का तरीका है, तब तक ठीक है। लेकिन जिस दिन आप इसको पॉलिटिसाइज़ कर देते हो बहुत ज़्यादा, और कम्युनिटी सिर्फ़ इस्लाम कम्युनिटी के तौर पे देखने लगते हो, तब जाकर के आपको और कुछ नहीं समझ में आता है। अंधापन आ जाता है एक तरीके का। नहीं, नहीं, ये बात सही है आपकी। आप जो बैकग्राउंड से आए हैं, तो आपके जो अनुभव रहे हैं, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, तो आपने ये चीज़ गौर की है। और मैं ये भी जानता हूँ कि ज़्यादातर जो इंडियन आर्मी में लोग हैं, वो यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड के मुसलमान भी अच्छे खासे जो है आर्मी के अंदर हैं, इंडियन आर्मी में। जो कि आप दूसरी जगह इतना ज़्यादा आपको यूँ समझिए कि फ़ैशन आपको इतना नहीं मिलेगा आर्मी जॉइन करने का दूसरी जगह पे। तो आप जो कल्चर देख के आए हैं, वो अलग है। मैं जो वे माहौल मैंने जो देखा है, वो तबलीग में मैं गया और फिर मैं दावा सेंटर्स के साथ, फिर कभी ज़ाकिर नाइक वाली आइडियोलॉजी के साथ, तो उनके दावा सेंटर्स जाता था, मुंबई जाता था। तो इसमें मैंने जो एक अलग एक दुनिया देखी है, तो उसमें मेरा अनुभव अलग रहा है। तो उसी बेस पे मैं ये बात बता रहा हूँ कि जितने लोग जितना ज़्यादा रिलीजियस होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है माइनस होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को मैं पूछता हूँ रिलीजियस लोगों के, भाई आपके लिए कंट्री पहले है या फिर बिरादरी पहले होती है? तो सोच में पड़ जाते हैं, बोलते हैं कि सोचना पड़ेगा, पूछ के बताना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ पूछने की क्या बात है इसमें?
तो ये एक चीज़ है, और ये रिलीजियस सर्कल्स जो है ना, ख़ासतौर पे मौलवी, मौलाना लोग जो ख़तीब होते हैं जुम्मे के खुतबे देने वाले, इनको इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि अक्सर खुतबों के अंदर जो किताबें लेकर ठहरते हैं, 2 टाइप के ख़तीब होते हैं। एक तो किताब से देख के पढ़ने वाले, एक एक्सटेम्पोर बात करने वाले। तो किताब देख के पढ़ने वाले जो होते हैं, वो तो फिर लाल-पीली किताबें जो तकरीबन 70-80 साल, 100 साल पुरानी किताबें, मुग़ल के दौर की किताबें, निज़ाम के दौर की किताबें लेके ठहर जाते हैं। अब जो एक्सटेम्पोर बात करने वाले होते हैं, वो पॉलिटिकली चार्ज्ड होते हैं। कभी इज़राइल ले लेके आएँगे, मैं ईद की नमाज़ बता रहा हूँ, बकरीद की नमाज़, लोग रोड पे बैठे हैं, 2 रास्ते ब्लॉक हैं, और फिर वो खतीब साहब जो है, कभी इज़राइल बीच में आ रहा है, कभी फ़लस्तीन आ रहा है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी हिटलर आ गया बीच में खुतबे में। तो क्या लेना-देना उस उन सारी चीज़ों का खुतबे से, एक रिलीजियस सरमन में। तो इस वजह से लोगों को डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, लोग कन्फ्यूज़्ड हैं। वही। एक रिलीजियस सर्मन से ये चीज़ तो बना बिल्कुल हमें सोचना चाहिएगा, वहाँ से पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं बनता है। जब हुँ, तक ये नहीं होगा ना, मतलब रिलीजियस को हमें कहीं न कहीं एक फ़ॉर्म में लाना पड़ेगा जो स्पिरिचुअल फ़ॉर्म है, जिसमें कि आपको अपने खुदा से जुड़ना है, आप वहाँ उसके लिए रिलीजन का इस्तेमाल करिए। और अब नहीं रहा वो ज़माना जब नेशन बनते थे रिलीजन के बेस पे। अब वो ज़माना आ गया जहाँ पे नेशन बाउंड्री के बेस पे बनते हैं और उसके अंदर रहने वाले सब लोग बराबर होते हैं। ये एक हमने अचीव कर लिया ह्यूमैनिटी में। ये चीज़ बहुत हिंदुस्तान बढ़िया के बात। मुसलमानों को बिल्कुल समझनी पड़ेगी। तो हुँ, बहुत हुँ। हम कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब तो मैं नंबर बढ़ते हुए देख रही हूँ, तो लगेगा कुछ साल लगेंगे बट होगा, सही डायरेक्शन में जाएँगे इंशाल्लाह। अ, बिल्कुल, इंशाल्लाह। वापस से आते हैं अपने डिबेट पे जो सॉरी जो अपने टॉपिक है इस पे। तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत करती हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है और उसमें एक लेफ्ट का भी है। लेफ्ट की आइडियोलॉजी बहुत अलग है। मैं मानती हूँ कि वो रिलीजियस प्रिज़्म से नहीं देखते हैं, उनका अलग वे है। बट वो भी बहुत हुँ, मुस्लिम्स को आगे लेकर के आते हैं इसमें कि देखो, देखो ये ह्यूमैनिटी का कॉज़ है। बट मुस्लिम वहाँ पे ह्यूमैनिटी के कॉज़ से ज़्यादा अपने इस कॉज़ से आते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई-बहन को जो है तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि वही ह्यूमैनिटी का कॉज़ उनके पास नहीं आता है जब वो कोई हिंदू है, सिख है या कोई ज्यूइश है। आज बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, कितने मुस्लिम आके ह्यूमैनिटी के कॉज़ के लिए खड़े हुए हैं। ह्यूमैनिटी के कॉज़ से अक्टूबर 7th में जो हुआ, बच्चों को किडनैप किया गया, तो कहाँ ह्यूमैनिटी का? वही तो नहीं आता है। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा-सा हिपोक्रेसी हो जाता है और ये चीज़ हिपोक्रेसी भी है, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। दोनों ही हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी और एज़ अ हिंदुस्तान मुस्लिम आपको देखना पड़ेगा कि आपके देश का क्या इज़राइल ने बहुत सारी चीज़ों में मदद की है। जब हमें कोई मदद नहीं करता था, तब टेक्नोलॉजी से लेके बहुत सारी चीज़ों में हमें मदद की है। और जो हिंदुस्तान का एक स्टैंड है कि टू नेशन थ्योरी, जहाँ पे वो दोनों स्टेट पीसफुली कोएग्जिस्ट करना सीखे, यही एक सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यही एक हिंदुस्तान के लोगों का भी होना चाहिए। अब उधर के साइड से भी बहुत ज़्यादा एक आवाज़ आने लग गई है जो दिखता है अब बहुत बँटवारा दिखने लग जाता है फिर उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर चीज़ों को लेकर के। मेरा जो दूसरा जो एक आगे जो सवाल है आपसे जैक जी, वो है कि अब्राहम अकॉर्ड के बारे में हम बहुत सुनते हैं। तो ये जो पूरा हुँ, इंसिडेंट हुआ है, इसका क्या असर लगता है आपको, अब्राहम अकॉर्ड अभी भी कुछ उसका वैल्यू रहेगा या अभी खत्म हो गया? बिल्कुल, नहीं, नहीं, नहीं खत्म होगा। अब्राहम अकॉर्ड्स जो है, ये ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में हुआ था, तो इस पे जो सबसे पहला जो स्टेक होल्डर था, वो यूएई था, अमारात। और आप देखिए, अमारात आज भी इतने क्रिटिकल सिचुएशन में भी आप देखिए कि सऊदी अरब के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कुवैत के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। इमारात का एक स्टेटमेंट आप नहीं देखेंगे जो इमारात खुल के बोल रहा हो कि भई ये गलत हो रहा है ईरान के साथ, नहीं बोल रहा है। और आप देखिए कई इमारातीज़ को आप खुद देखिए ट्विटर के ऊपर मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ इमारातीज़ को, इतना बोल्डली और खुल के ये लोग जो इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं और बोल्डली और खुल के ईरान को एक्सपोज़ कर रहे हैं लोग, कि मैं बता नहीं सकता। हालाँकि इमारात का ईरान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। हाँ, सऊदी अरब का ईरान का रहा है, मगर इमारात का कभी नहीं रहा है। मगर आप देखिए इमारातीज़ खुल के बात कर रहे हैं इसके ऊपर। क्योंकि इमारातीज़, मैं देख रहा हूँ कि मिडल ईस्ट के अंदर इमारातीज़ 50 साल ज़्यादा आगे का सोचते हैं। और इन लोगों ने उस टाइम पे ही देख लिया था कि भई इज़राइल को एक्सक्लूड करके कोई फ़ायदा नहीं है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी डील साइन हो रही हैं, लोगों का आना-जाना अभी भी जारी है। और बहरीन को आप देख लीजिए, बहरीन भी इतना खुल के इसमें नहीं बात कर रहा है। तो बेसिकली इनको अंदाज़ा है इस चीज़ का कि ये मतलब रीजन में स्टेबिलिटी चाहिए, तो फिर एक कंट्री बन चुका है। जैसा इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, पाकिस्तान बन गया, तो इंडिया ने ये नहीं कहा कि नहीं, नहीं हम इसको वापस लेके रहेंगे। हम पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे, ख़त्म कर देंगे, ऐसा इंडिया ने नहीं कहा। ख़त्म एक्सेप्ट कर लिया। आज देखिए चल रही है दुनिया।
तो अगर इज़राइल को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर दुनिया फिर स्टेबल हो जाएगी। और एक मसला ये है यहाँ पर, एक थियोलॉजिकल पॉइंट से मैं बता रहा हूँ कि जो मस्जिद अक़सा या कुद्स डे जो ईरान अक्सर मनाता है, तो बेसिकली इसमें ऐसा है कि कुद्स डे या अल अक़सा जो है ये शिया थियोलॉजी में इन इसका कोई महत्व नहीं है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि उनका ये अकीदा या कॉन्सेप्ट है कि जो प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-इसरा वल मिराज को गए थे, वो ये वाली अक़सा नहीं थी, वो आसमानों में अक़सा थी। तो दे डोंट हैव एनी रेलेवेंस विद दिस अक़सा, ये जो अक़सा है इससे कोई रेलेवेंस नहीं है उनको। तो ये प्योरली पॉलिटिकल इश्यू है। ये पॉलिटिकल मोटिव्स के साथ, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ के साथ ही ईरान इस चीज़ के अंदर घुसा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि ईरान का जो एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, जो मैं आपको बता रहा था, वो अरब कंट्रीज़ को भी वो अपने फ़ोल्ड में लेना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा जो काँटा है, वो काँटा इसराइल है। तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले इस काँटे से निपटें, उसके बाद फिर इनका एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा आगे जाएगा। तो इस चीज़ को यूएई बखूबी जानता है। यूएई को पता है कि इज़राइल के बाद नेक्स्ट हम नंबर हमारा हो सकता है। तो इस लिहाज़ से आप देखिए कि ये अब्राहम अकॉर्ड्स को इन्होंने इंक्लूड कर लिया था ज्यूज़ को। उसके बाद अब्राहम हाउस उन्होंने बनाया। वहाँ पे सिनेगॉग, चर्च और मस्जिद एक ही कंपाउंड के अंदर है। इस तरह से इनके साथ अच्छे रिलेशंस भी है, बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ये इतना जल्दी अनडू करेंगे, और अनडू इतना ईज़ी होगा भी नहीं है। अच्छा। एक थोड़ा हम क्योंकि हमने भी पूरी बात की है ईरान पे, इज़राइल का भी अगर हम बात कर लेते हैं, उनकी भी बहुत क्रिटिसिज़्म होता है जब पैलेस्टाइन को लेकर के होता है। लाइक हमास जी। के लिए के ऊपर जो वो कर रहे हैं कार्रवाई, वो ज़रूरी है, लेकिन लोगों को लगता है कि एक्सेस होता है जब वो कॉरिडोर बंद कर देते हैं जहाँ पे कि फूड वगैरह जाता है। दूसरा, कुछ लोग ये भी आर्गुमेंट देते हैं कि नेतन्याहू के ऊपर केसेस थे बिफोर, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो इस वजह से वो ज़्यादा पुश करते हैं ताकि वो हमेशा पावर में रहें और उनको कुछ भी फेस ना करना पड़े। तो इसको आप कैसा देखते हैं? बिल्कुल। मैं पिछले मतलब 3-4 महीने पहले मैं अमेरिका में था 1-2 महीने के लिए। वहाँ पे कुछ जूइश कम्युनिटी के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। हुँ, तो इस टॉपिक पे बात हुई थी। तो उस बंदे ने ओपनली और बोल्डली मुझे कहा कि कई मर्तबे तो हमास को फंडिंग नेतन्याहू करता है। ये उसका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये बात। उस बंदे ने खुद कही थी बात ये कि ये खुद ऐसे होता है। फिर एक और जूइश बंदे से मैंने पूछा तो उसने कहा कि नेतन्याहू इज़ नॉट रिलिजियस गाय, और उसके ऊपर कई चार्जेस भी है। उसकी बीवी के ऊपर चार्जेस हैं। उसकी बीवी पे तो ये भी चार्जेस हैं कि कतर इसको पैसा दिया है, या कतर ने उसका कुछ खर्च वगैरह उठाया था, इस तरह से। तो जो रेगुलर इज़राइलीज़ हैं, इंक्लूडिंग द रिलीजियस इज़राइलीज़ या रिलीजियस ज़ायनिस्ट जो हैं वहाँ के, उनका भी ये मानना है कि इस बंदे का, नेतन्याहू का, कुछ प्रॉब्लम है, करप्शन चार्जेस इसके ऊपर है, और मेनी ऑफ देम दे डोंट लाइक हिम बिकॉज़ वो रिलीजियस भी नहीं है इतना। तो इस लिहाज़ से मैं तो ये आपका जो पॉइंट है इसमें दम है, इसमें कुछ है, सॉलिड एविडेंस है इसके अंदर, जो ये लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। मगर ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो एक कंट्री जो खुल्लम-खुल्ला इस तरह से कह रहा है कि आपको हम कंप्लीटली ख़त्म कर देंगे, तो ऑब्वियसली इसके पास भी जस्टिफिकेशन रहेगा। ये भी बोलेगा हाँ भई, अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं रहूँगा तो फिर तुम लोग भी खतरे में रहोगे। और एक बात ये है कि इनफैक्ट इज़राइल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं, कल्ट्स हैं, ग्रुप्स हैं विद इन द जूइश कम्युनिटी, जो एक-दूसरे को बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर एक-दूसरे को मोर जूइश दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुमसे ज़्यादा हम ज़्यादा जूइश हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इनके अंदर भी बहुत क्लैशेस चलते रहते हैं आपस में। तो इन सबको यूनाइट करने के लिए भी उनको एक नेशनल कॉज़ चाहिए। ये जो अलग-अलग छोटे-छोटे कल्ट्स हैं, इनको सबको यूनाइटेड रखने के लिए भी इनको जो है एक कॉज़ पे, तो इसके लिए भी ये सारी चीज़ें चलती रहती है। अब जो चैलेंज है फूड वगैरह का, तो ऑब्वियसली इतनी औरतें और बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं, तो फिर आप कंप्लीटली ब्लॉक कर देना और खाना वहाँ नहीं जाने देना, ये सारी चीज़ें, ये तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और ये काबिल मज़म्मत है, इसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर आप उनके एंगल से देखेंगे, इज़राइलियों के एंगल से देखेंगे, तो उनके सामने ये चैलेंज है कि टनल्स वहाँ पे बने हुए हैं। हाँ, मास के बहुत सारे छोटे-छोटे टनल्स, 500-500, 600-600 किलोमीटर तक के टनल्स बने हुए हैं। टनल्स के अंदर हमास रहती है, सिविलियंस ऊपर रहते हैं, और फिर आमतौर पे ये हमास का ही प्रॉब्लम नहीं है, तालिबान का भी यही प्रॉब्लम था, अल-कायदा का भी सेम प्रॉब्लम था। ये लोग यूजुअली सिविलियंस के बीच में रहते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल
उस वगैरह को ये लोग बेस बनाते हैं। तो फिर उनका ये कहना है कि भाई ये चूंकि अपना बेस बनाते हैं तो फिर हम इस चीज़ को, ये सिविलियंस के बीच में रहते हैं और फिर इंटरनेशनल वॉरफेयर का एक पॉइंट है कि आपको कॉमन फ्लैश पहनना है, अपने आप को आप सिविलियन से आपको अपने आप को डिस्टिंग्विश करना है। तो यूजुअली ये जो टेरर फैक्शंस होते हैं ये अपने आप को सिविलियन से डिस्टिंग्विश नहीं करते, ये सिविलियंस के बीच में ही रहते हैं, बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, घरों में ही असलहा रखते हैं, घरों में ही ये बॉम्ब वगैरह रखते हैं। तो फिर इनका ये कहना है कि भाई हम कैसे फिर डिस्टिंग्विश करें सिविलियंस और फिर मिलिटेंट्स को। फिर दूसरी एंगल से अगर आप ये देखो तो आप ये भी बोल सकते हो कि भाई आप प्रिसिशन के साथ आप ईरान के अंदर मार सकते हो, तो प्रिसिशन के साथ आप खुद ये गाजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर आप टेररिस्ट को ख़त्म क्यों नहीं कर सकते? औरतों और बच्चों को के ऊपर से आपको जाने की क्या ज़रूरत है? मेरे ख़्याल ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर जी, हम दोनों साइड भी ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं कर सकते। ना आप इनको ब्लाइंडली सपोर्ट कर सकते हैं, ना आप इनको ब्लाइंडली सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये प्योर पॉलिटिकल इश्यू है। इसमें जब रिलीजन या कास्ट मिक्स हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा घातक जो है हथियार बन जाता है फिर। बिल्कुल। अ आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि इसका ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट क्या होगा? कि कितने इनोसेंट लोग इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में क्या-क्या देखेंगे? आपको क्या लगता है? कितनी जानें देखिए जाएँगी? यमुना जी, कितने मासूम लोग 90 डिस्प्लेस होंगे? हाँ, ऑब्वियसली होंगे। 1979, 1980, 81 के दरमियान में इजिप्ट और इज़राइल के बीच में एक वॉर हुई थी। आपको याद होगा अनवर सादात उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, आर्मी थे। अ, अशरफ मरवान करके एक मूवी भी आप देखिएगा अशरफ मरवान के ऊपर। तो अशरफ मरवान उस टाइम पे था, तो ऐसा हुआ था कि 2-3 इन्होंने फेक वॉर क्राइज़ किए थे, फिर उसके बाद प्रॉपर एक वॉर हुई थी बहुत बड़ी। उसके बाद इजिप्ट ने अपना वापस सिनाई जो है उन्होंने वापस ले लिया था। इन रिटर्न उन्होंने इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ भी किया था। ये तो हुआ था, मगर इस दौरान तकरीबन 18,000 लोग मरे थे। 16,000 से 18,000 लोग 2 साइड मरे थे। तो ये जो वॉर्स है, ये छोटी-मोटी वॉर्स नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जितना जल्दी हो सकता है डीएस्केलेट हो जाए सिचुएशन, बट एट द सेम टाइम जो मुल्ला रिजीम है, मुल्ला रिजीम के साथ एक प्रॉपर नेगोशिएशन हो जाए। जैसा सऊदी ने किया कि आप मिलिशियाज़ को फंड नहीं करेंगे, हमारे इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप जो है किसी भी किस्म के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को आप फंड नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें। अगर इस तरह से होता है, मगर जिस कंट्री का फाउंडेशन ही ये है कि आप जो है एक कंप्लीटली कंट्री को वाइप ऑफ करना है और फिर मुस्लिम का एक लीडर बनना है, तो उनसे ये इतना ईज़िली एक्सपेक्ट कर किया नहीं जा सकता। स्पेशली ये अमेरिका के कहने पे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ओनली गॉड नोज़ कि आगे क्या होगा। मगर ये बात तो पक्की है कि मासूमों की जानें तो जाएँगी। जी। और कुछ अपनी तरफ से आप ऐड करना चाहें, कुछ भी हमारे दर्शकों को आपको लगता है कि उन्हें जानना चाहिए, तो आप प्लीज़ वो बता दीजिए। नहीं, तकरीबन तो पॉइंट्स सारे हो कवर चुके कर हैं। लिए हमने, ठीक है। हुँ। इसी के साथ हम आज का अपना जो एपिसोड है वो ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप जहक जी को फ़ॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, वहाँ पर भी आप उनसे जो है एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू।